हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक ही होंगे। और अभी 15 अप्रैल को सीबीएसई एज वेल एज एमपी बोर्ड दोनों ने ही क्लास 10th का रिजल्ट निकाला। काफ़ी बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया होगा, काफ़ी बच्चों का थोड़ा डाउन रहा होगा। बट आपके पास एक और मौका है इम्प्रूवमेंट का, जो कि सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों ही करवाते हैं। तो मेरी एक सलाह है कि आप प्लीज़ इनरोल करवाइए और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करवाइए। इसी के साथ मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा एक स्टूडेंट है, अर्नव गर्ग, जिसके अभी रिसेंट में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 99 मार्क्स आए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, कितने? 100 आउट ऑफ 99। तो वही सेम स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि मैंने उसको बताया था। किस तरीके से पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, उन सभी चीज़ों को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि अगले सेशन में जब आप एग्ज़ाम दो 26-27 में, तो आपके भी ऐसे ही मार्क्स आए। अब आप कहोगे कि सर उसका 1 नंबर कहाँ कटा? एक्चुअली 1 नंबर जो है, उसका जो है एक क्वेश्चन आया था साइन 120 डिग्री। तो वो जो क्वेश्चन एक्चुअली है वो 11th क्लास का टॉपिक था, है ना? ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको कि आप अगले साल जाके पढ़ोगे। उसमें वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था उसे। सो कर नहीं पाया, कोई बात नहीं, 99 भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, 1 नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हम ये कोशिश करेंगे अब कि हम जब मैं पढ़ा रहा हूँ किसी बच्चे को, मैं ही नहीं या कोई भी टीचर पढ़ाता है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसके स्टूडेंट के मार्क्स जो है फुल में से फुल आए, जैसे कि 100 आउट ऑफ 100 ही आए, है ना? चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मैं भी आपके सामने आज वही स्ट्रैटेजी जो मैंने उसको प्रीवियस सेशन में बताया था, वही सेम एज़ इट इज़ स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ जो है, ध्यान से समझिएगा हर एक चीज़ को और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो हमारे पास देखिए, सबसे पहले क्या है? सिलेबस। सिलेबस और पीवाईक्यू से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, है ना? तो सिलेबस आपका ये मान लीजिए कि एक तरीके का ब्लूप्रिंट है और एक आपको डायरेक्शन देगा कि आपको कहाँ तक और कितना आगे तक जाना है। अदरवाइज़ अगर आप रैंडमली स्टडी करते रहोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, किसी भी फील्ड में, ठीक है? अभी आप छोटे हो, 10th क्लास में हो, कभी 12th में जाओगे, कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, है ना? तो मेरा हमेशा कहने का मतलब यही रहता है कि बेटा, कभी भी जब आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करो, तो उसमें आप क्या करो, सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू करो, ठीक है? आपने जब एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लिया, देन उसके बाद आपके दिमाग में एक रोड मैप बन जाता है कि हाँ, मुझे इस टॉपिक को यहाँ तक पढ़ना है, इतनी डेप्थ में पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है वो आपको सिलेबस से समझ में आ जाएगा, है ना? तो हम करते हैं स्टार्ट। हमारी आज की जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है, उसमें ध्यान से सुनना, समझना, देखना, करते रहेंगे तो बनेगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो सिलेबस है हमारे पास, सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो मैं आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लेना। तो हमारे मैथ्स में 10th क्लास के मैथ्स में सबसे पहला जो चैप्टर आता है नंबर सिस्टम, टॉपिक सॉरी, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है एक्चुअली वो आपका 6 नंबर का है, ठीक है? ये जो वीडियो है सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों के लिए है, ठीक है? और सीबीएसई में 2 टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं मैथ्स के लिए, एक तो स्टैंडर्ड और दूसरा बेसिक। तो मैं स्टैंडर्ड वालों को पहले बता रहा हूँ, देन फिर मैं बेसिक वालों को बताऊँगा, फिर उसके बाद हम एमपी बोर्ड वालों की बात करेंगे कि क्या-क्या हमको करना है। तो देखिए, नंबर सिस्टम जो है आपका 6 नंबर का है। उसमें जो चैप्टर है, पहला चैप्टर उसका नाम है रियल नंबर्स। दूसरा जो है आपका अलजेब्रा, वो टोटल है 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है? इसमें आपके 4 चैप्टर्स है। पहला है पॉलिनोमियल, दूसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चौथा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने आपको ये पॉलिनोमियल्स के बारे में तो बता दिया है एनसीईआरटी लेवल पर काफी अच्छे से, ठीक है? दूसरी बात, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये हमारा रनिंग में है। इसके बाद मैं आगे ये 2 चैप्टर्स कवर अप करने वाला हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही क्या किया था कि अलजेब्रा उठाया। अलजेब्रा इसीलिए उठाया क्योंकि इसमें वेटेज जो है आपका वो 20 मार्क्स का है। तो मेरी हमेशा स्ट्रैटेजी ये रहती है कि सबसे पहले हम क्या करें, जो ज़्यादा मार्क्स के टॉपिक्स हैं,
उसको हम निपटाते चले, ठीक है। फिर हम जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे, लाइक ये जो नंबर सिस्टम है 6 नंबर का है, फिर हम उसको बाद में करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब आगे हम सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्या है हमारे पास। हमने कहाँ तक देखा था अपना, एलजेब्रा, एलजेब्रा तक देख लिया था, ठीक है। एलजेब्रा में 4 टॉपिक थे हमारे पास, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये टॉपिक्स हमारे पास थे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आपका 6 नंबर का है, अगेन ये जो है छोटा टॉपिक है। फिर उसका ज्योमेट्री कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का, ये एक बड़ा टॉपिक। तो एलजेब्रा हमारा 20 मार्क्स का है, इसके अलावा ज्योमेट्री हमारा 15 मार्क्स का है, क्लियर। फिर उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि सब, ये जो टॉपिक है बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। एक्चुअली इसमें कुछ भी नहीं है, जो आप नॉर्मल मैथ्स पढ़ते आ रहे हो उसमें बस एंगल्स का थोड़ा बहुत एडिशन हो जाता है, अदरवाइज चीजें स्मूथ ही चलती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो इसको काफी अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल वाइज, क्वेश्चन वाइज बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे, क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास 12 मार्क्स का है। फिर उसके बाद आपका, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर। फिर उसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी ही ट्रिग्नोमेट्री में। फिर इसके बाद है हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी एक काफी अच्छा टॉपिक है, एप्लीकेशन वाला टॉपिक है, ठीक है। देन इसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो है 10 मार्क्स का है, आप इसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। मेंसुरेशन को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो क्या 10 नंबर का वेटेज रखता है। अब मैं इस टॉपिक की आपको एक रियलिटी चेक करवा देता हूँ कि वो एक्चुअली है क्या। तो सुनना ध्यान से, ये जो टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल वाइज भी टफ है और प्लस कैलकुलेशन वाइज भी टफ है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल प्लस कैलकुलेशन दोनों ही इसमें क्या है, काफी ज्यादा हाई लेवल पे चलती है, इसीलिए ये टॉपिक क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। लेकिन हम इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को काफी अच्छे से आगे करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका अगेन कितने मार्क्स का है, 11 मार्क्स का है। तो आपके जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि रियल नंबर 6 मार्क्स के थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 6 मार्क्स का है, और फिर कोई छोटा टॉपिक बचा है क्या, नहीं। फिर इसके बाद मैं इसको ले लेता हूं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये हम करेंगे लास्ट लास्ट में इन 3 टॉपिक्स को। अभी हमारा जो मेन मुद्दा है, कौन से टॉपिक्स को हमें देखना है ज्यादा, सबसे पहले है एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड देन उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। इन टॉपिक्स को हमें काफी अच्छे से समझना है, देखना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये तो मैंने क्या किया कि आपको सिलेबस से गो थ्रू करवाया। अब आपका एक क्वेश्चन होगा सर कि हमें जो रिसोर्सेस है वो क्या क्या रखने हैं, तो चलिए आइए अब रिसोर्स पे बात करते हैं। अब रिसोर्सेस की बात में क्या है, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, कि आपको अपने रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर रखने हैं और लिमिटेड ही रखने हैं, ठीक है। आपको कोई कहेगा कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, एस्टेंथ की भी आती है, अरिहंत की भी आती है, एग्जाम आइडिया भी आती है, फलाना फलाना बहुत दुनिया भरी की चीजें कहेगा, लेकिन आप कहना हमें पाटिल सर पे भरोसा है और हम इसी चीज को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, इतना ही करेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इन जितनी भी चीजें हैं इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, गारंटी। इसके बाहर कुछ भी मतलब एक भी परसेंट, एक मतलब 0.1% भी बाहर से कोई चीज नहीं आएगी। आपको क्या नहीं करना है, बस यहां से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बस अपना ध्यान ये रखना कि मुझे, मेरे पास इतने ही रिसोर्सेस है, मुझे इतने ही रिसोर्सेस को अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो, तो प्रॉपर और लिमिटेड रखने हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 2 किताबें आती हैं, ठीक है। तो आपको इसको दोनों को काफी अच्छे से पढ़ना है। काफी अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि इन दोनों बुक्स को आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स, कितनी बार, 3 बार थॉरोली पढ़ना है, ठीक है। थॉरोली का मतलब ये है कि डेप्थ में आप जाकर पढ़ रहे हो। क्या क्या पढ़ना है इसमें, सबसे पहले जो है थ्योरी, जो चैप्टर के आगे थ्योरी दी रहती है स्टार्टिंग में, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां से ही आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनने के हाईली चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप इनको तो बिल्कुल करके रखना। दूसरी बात,
ये जो रेफरेंस बुक की बात मैंने यहाँ पे लिखी है आरडी और आरएस, बच्चे इसे भी फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। इन दो किताबों के अलावा आपको दूसरी किताब नहीं पढ़नी है रेफरेंस बुक में, ठीक है। आपसे कोई बोलेगा अरिहंत पढ़ लो, आपसे बोलेगा कि फलाना फलाना कोई भी पब्लिकेशन की पढ़ लो, लेकिन आपको इन दो किताबों के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। फिर आरडी और आरएस आपने क्या करना है, कवर अप करना है इसको खत्म करने के बाद। उसके अलावा पीवाईक्यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। क्लियर, सिलेबस खत्म करने के बाद आपको ये पढ़ना है, पीवाईक्यूज 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर देखने हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल एमसीक्यू से लेकर सारे क्वेश्चन, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, ये सारे जो क्वेश्चन है आपको डेफिनेटली एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में करने हैं बैठकर, तभी आप क्या है कि 100 आउट ऑफ 100 ला पाओगे, ठीक है। वरना आप कहोगे कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ लेता हूं तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना ही आपके मार्क्स आएंगे। मार्क्स तो आएंगे लेकिन जो मुझे चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मैं मैक्सिमम एक्सपेक्ट करता हूँ 100, उससे कम तो बिल्कुल नहीं। क्लियर, तो आपको पीवाईक्यूज पे अच्छे से कमांड करनी है। फिर उसके बाद आते हैं सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स आप कहीं से भी अरेंज कर लेना, मार्केट में बहुत अच्छे हैं, किसी भी पब्लिकेशन के आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके आपको एटलीस्ट 10 पेपर्स लगाने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू 10 साल के पेपर, फिर उसके बाद सैंपल पेपर 10 साल के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल के जो एग्जाम पेपर्स होते हैं आपके, वो डेफिनेटली करना। क्यों करना, क्योंकि जो स्कूल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आपके एग्जाम पेपर में, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन देते हैं जानबूझकर टफ देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि आप इन सारी चीजों से, जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है उससे यूज टू हो जाओ। इसी वजह से वो क्या करते हैं, एग्जाम पेपर टफ बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो रिसोर्सेज वाली चीज है ये सारी समझ में आ गई होगी, क्लियर आ गई होगी। और कुछ भी डाउट होता है बेटा तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, चाहे मैथ्स में कोई भी डाउट हो। क्लियर हो गई बात। तो रिसोर्सेज हमारे हो गए, हमने सिलेबस को देख लिया। अब बात करते हैं कि सर प्रिपेयर कैसे करना है ना, प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। हमने समझ तो लिया कि हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है, हमें आरडी भी पढ़नी है, और हमें सब कुछ देखना है सिलेबस वगैरह, लेकिन हम स्टार्ट किस तरीके से करें। तो चलिए देखना, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, बहुत ध्यान से चीजों को सुनना। अब हमें ये देखना है कि प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। मैं हमने सिलेबस भी देख लिया एंड क्या उसके अलावा हमने रिसोर्सेज पे भी बात कर ली, लेकिन अब हमें हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्जीक्यूशन पार्ट, ठीक है। प्लानिंग तो हमारी हो गई कि हम ये पढ़ लेंगे, ये सब कुछ पढ़ लेंगे भाई, लेकिन एग्जीक्यूशन के बिना रिजल्ट थोड़ी ना आते, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, मेरी बात सुनना, सुनना दादा। पहली चीज क्या, जो मैं, मेरा चैनल है पाटिल सर नाम से, उसमें जो मैं वीडियोस डालूंगा उसको देखो, आंख मूंद के देखो, और मुझ पर 1 साल भरोसा कर लो, मैं डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स निकाल कर दूंगा, ठीक है। तो पाटिल सर नाम से जो चैनल है उसको आप, उसकी हर एक वीडियोस को प्लीज देखिए, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, नहीं, मुझे आपका रिजल्ट चाहिए, ठीक है। जब बच्चों का रिजल्ट आएगा तो देश जो है अपने आप आगे ग्रो करेगा, ठीक है, मेरा ये मानना है। तो मेरी जो वीडियोस है उसको देखिए, एनसीईआरटी की जो पूरी सीरीज है वो मैं नवंबर तक आपकी खत्म कर दूंगा। क्लियर, वीडियोस देखने के बाद आपको क्या करना है, दूसरी चीज, एनसीईआरटी सॉल्व करो, ठीक है, प्लस साथ साथ में आप आरडी और आरएस, ठीक है। मान लीजिए आपने पॉलिनोमियल्स का टॉपिक पढ़ा एनसीईआरटी से, अब आपको क्या करना है कि रेफरेंस बुक पढ़नी है। तो जो आपने टॉपिक पढ़ा, क्लियर, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपने टॉपिक पढ़ा लाइक पॉलिनोमियल्स पढ़ा या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, तो उसको पहले आप एनसीईआरटी से उसकी थ्योरी, क्वेश्चन सब कुछ कर लो, फिर उसके बाद आप जाओ आरडी या आरएस पर। ये करने के बाद इसको भी बहुत अच्छे से करना, ठीक है, इसमें से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ये करने के बाद आप सीधा पीवाईक्यूज पे मूव करो। क्लियर, ये एक सीधी लाइन चलनी चाहिए। जब कभी भी हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे तब ये सीधी लाइन
चलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मत करना कि मैं पीवाईक्यू पहले उठा लूंगा, फिर एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, फिर उसके बाद आरडी कर लूंगा। तो ये ऑर्डर मत बिगाड़ना भैया, जीवन में ऑर्डर बिगड़ेगा अगर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। आप बड़े पैदा नहीं हुए थे, आप छोटे पैदा हुए थे और छोटे छोटे बड़े हो रहे हो, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि एनसीईआरटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपके 10th एग्जाम के लिए, तो इसको पीछे मत छोड़ देना, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो पूरी, बिल्कुल अच्छे से करो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछो, और ज्यादा ही डाउट आ रहे हैं तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर भी आप बात कर सकते हो, ठीक है, मैसेज के थ्रू या कॉल कर सकते हो। आरडी और आरएस आपको करनी है पूरी, ठीक है, जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे। उसके अलावा पीवाईक्यूज देखने हैं। तो ये काफी लंबी प्रोसेस है, मैं मानता हूं, ठीक है, ये काफी लंबी प्रोसेस है, लेकिन अगर आपने इसको एक बार बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया, एकदम तरीके से, यानी कि ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज है ना, ईमानदारी के साथ आपने हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से किया, तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं कि आपको उस टॉपिक में एग्जाम तक कहीं भी परेशानी नहीं होगी, है ना। एग्जाम तक कहीं भी परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज भैया ध्यान से इस ऑर्डर को मत बिगाड़ना, ठीक है। इतना कर लिया, अब उसके बाद क्या करोगे आप, तीसरी चीज कि नवंबर एंड तक, नवंबर एंड तक, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, ठीक है। अब आज आई थिंक शायद 18 तारीख हो गई है ना, आज 18 तारीख हो गई, 18 अप्रैल। तो आपके पास है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि आप ये मान लीजिए कि टोटल आपके पास 8 महीने हैं। कितने महीने हैं, 8 महीने। 8 मंथ्स इज इनफ, बहुत होते हैं 8 महीने, बहुत मतलब काफी ज्यादा होते हैं। तो आप जो है इन 8 महीने में क्या करना है, आपको जितनी भी मैथ्स के चैप्टर्स है पूरे खत्म कर लो, एकदम लग के, बिल्कुल, ठीक है। जब मैं 10th में था उस टाइम, मैं एमपी बोर्ड से हूँ बेसिकली, तो उस टाइम पर मेरे शायद 92 मार्क्स आए थे, इतना मुझे ध्यान है, 92 समथिंग कुछ थे। तो मैंने क्या किया था कि एक कॉपी का पूरा बंडल लाया था, लगभग वो 10 किलो का बंडल होगा, ठीक है। और साल के एंड तक सिर्फ मैथ्स से उस 10 किलो की रद्दी को मैंने पूरा भर दिया, इतनी प्रैक्टिस की, ठीक है। अब आप कहोगे कि 8 नंबर तो कम आए आपके, भैया जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, तो हमें उस पर ध्यान भी नहीं देना रहता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, कोशिश करना हमारा काम है, कोशिश जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, कहीं पे भी नहीं, है ना। कहीं किसी भी प्रकार की कोई सक्सेस हमें नहीं मिलेगी अगर हमने कोशिश नहीं की तो मेरे 92 कुछ समथिंग मार्क्स थे, और बहुत अच्छे से पढ़ा था 10th क्लास में, एकदम लग के पढ़ा था, क्लियर। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी उसी डेडिकेशन और फोकस के साथ बढ़िया पढ़ाई करो, एकदम लग जाओ बिल्कुल, कि नहीं भैया इस बार तो फाड़ना ही है, हट जाओ, ठीक है, रिश्तेदारों के मुंह पे, समझ गए। ये चीज कर लिया आपने इतनी 8 महीने के अंदर, ठीक है। और पीवाईक्यू को बात के लिए मत रखना प्लीज, है ना। अभी क्या है कि मार्केट में बुक्स नहीं आई होगी, आपके जो सीनियर्स होंगे, जूनियर्स होंगे, उनसे आप, सॉरी जूनियर्स नहीं, सीनियर्स जो होंगे उनसे आप बुक ले लेना, और टॉपिक खत्म करने के साथ साथ ही क्या करना, पीवाईक्यूज पे भी करते रहना। तो इससे क्या होगा कि आप पे दिसंबर और जनवरी में बर्डन नहीं पड़ेगा, क्लियर। हाँ, दूसरी चीज, आप जो भी टॉपिक्स पढ़ोगे, फोर्थ पॉइंट, आप जो कुछ भी टॉपिक्स पढ़ोगे उसका रिवीजन करना होगा, बिना रिवीजन के थोड़ी ना कोई सक्सेस हुआ, क्लियर। तो रिवीजन के लिए आपको प्रॉपर अपने नोट्स बना के रखने हैं, नोट्स बना के रखने हैं, मतलब कि जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स लिखना है, मतलब लिखना है। ये आपका जो एग्जाम है बेटा, ये एग्जाम एक्चुअली सब्जेक्टिव एग्जाम है, यहाँ पर जो है आपको स्कूल लेवल पर लिखना ही पड़ता है। तो प्लीज एक इस इंपॉर्टेंट चीज को जरूर ध्यान रखना, अगर आप नहीं लिखोगे तो आप भूल जाओ कि आप 100 में से 100 ला सकते हो, ये सबसे पहली शर्त है किसी भी एग्जाम को निकालने की, क्लियर। तो रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। ये मत करना कि हम नोट्स को सजाने लगे, सजाने से कुछ नहीं होता। दो पेन लो मैक्स टू मैक्स, एक काला कलर का, एक नीला कलर का, और उससे लिखना चालू करो, क्लियर।
तो अपने पास क्या हो गई, एनसीईआरटी को मैंने ये बता दिया, फिर अपने रिवीजन के बारे में बातचीत कर ली, नोट्स बना लिए। और हाँ, अब बची बात किसकी, जनवरी एंड फरवरी की। जनवरी और फरवरी, सॉरी, दिसंबर एंड जनवरी, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके प्री बोर्ड्स होंगे, है ना, इसमें आपके क्या होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे। तो आप प्री बोर्ड्स दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस टाइम पर क्या करो, सैंपल पेपर लगाओ, बढ़िया 10 साल, जो मैंने आपको बताया था ना कि रिसोर्सेस में आपको ये सब करना है, तो आप क्या करो कि सैंपल पेपर्स को लगाओ, बिल्कुल अच्छे से लगाओ, ठीक है। क्यों लगा पाओगे आप सैंपल पेपर, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ कवर कर लिया है। एक जो बेसिक जो होता है, बेसिक आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब सैंपल पेपर लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे सैंपल पेपर आपके बहुत अच्छे जाएंगे, है ना। कोशिश ये करना कि बेटा 3 घंटे जो हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, वैसे ही माहौल में आपको 3 घंटे बैठने हैं और 10 सैंपल पेपर लगाने हैं। तो मतलब इसका मतलब कितना, 30 घंटे। तो इस 30 घंटे को आपको फिक्स रखना है अलग से। बात समझ में आई। 10 सैंपल पेपर लगाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस हवा में होगा, बट उसे ओवर कॉन्फिडेंस मत समझ लेना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। क्लियर। तो कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छी चीज है, कॉन्फिडेंस रखना और आगे करते रहना। तो सैंपल पेपर लगाओ बढ़िया अच्छे से आपका दिसंबर और जनवरी में, और रिवीजन करो। इतनी चीजें फॉलो कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कि डेफिनेटली आपके 100 में से 100 आएंगे। इससे बाहर आपको कहीं कुछ नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई, ध्यान से क्लियर हो गई, जो भी मैंने आपसे कहा एक एक शब्द समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगर कुछ आपके सजेशंस होंगे कि सर आप इस तरीके से बता सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो प्लीज आपका स्वागत है, आप बोलिए, मुझे बताइए जो कुछ भी आपके जस्ट सजेशंस होंगे, मैं उसको अप्लाई करूंगा वीडियोस पर, एंड आप मेरा भी रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। सो गुड बाय, थैंक यू सो मच, एंड अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। 1 साल भरोसा करके देखिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। क्लियर। तो प्लीज बने रहिए पाटिल सर चैनल पे, एंड थैंक यू सो मच।